नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़ी खबरों की, बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के ताजा मुद्दों का, रुख करते हैं आज के शो का और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। 2022 की पहली तिमाही में घरों की बम्पर बिक्री बरकरार। टॉप 7 शहरों में सालाना 71% ज्यादा यानी 99,550 घर बिके। एमएमआर और एनसीआर का रहा दबदबा, कुल बिक्री में 48% हिस्सा। सालाना आधार पर नए लॉन्च में भी 43% का इजाफा। 2022 की पहली तिमाही में टॉप 7 शहरों में लॉन्च हुए 89,150 घर। इन शहरों में औसत प्रॉपर्टी भाव में 4% की बढ़ोतरी। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 5% बढ़े प्रॉपर्टी के भाव। अनसोल्ड इन्वेंट्री में सिर्फ 2% की गिरावट। मुंबई में स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन में टूटा रिकॉर्ड। मार्च में स्टैंप ड्यूटी में हुआ 1,131 करोड़ का राजस्व हासिल। बीते साल मार्च में हुआ था 875 करोड़ का स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन। आंकड़ों के मुताबिक मार्च में 16,152 घरों का हुआ रजिस्ट्रेशन। 500 से 1,000 वर्ग फीट के घरों का पंजीकरण सबसे ज्यादा। कीमत के आधार पर 1 से 5 करोड़ के घर सबसे अधिक हुए रजिस्टर। नए वित्त वर्ष से प्रॉपर्टी सेक्टर में हुए कई बदलाव। होम लोन ब्याज में छूट बंद, तो वहीं मेट्रो सेस लगने से महंगी हुई प्रॉपर्टी। बिना ओसी इमारतों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। लीगल एक्सपर्ट से अहम चर्चा, होम बायर्स के लिए काम की बात। निवेश के लिहाज से 47% लोग रियल एस्टेट को मानते हैं बेहतर विकल्प। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में रिस्क लेने को तैयार नहीं ग्राहक। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी को प्राथमिकता। डेवलपर संगठन नरेटको और प्रॉपर्टी पोर्टल हाउसिंग.com के सेंटीमेंट सर्वे में खुलासा। हाउसिंग.com से चर्चा में जानेंगे सर्वे की बारीकियां। मेटावर्स में वर्चुअल प्रॉपर्टी मार्केट की दस्तक। रियल एस्टेट कारोबारी मेटावर्स में प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए खोज रहे संभावनाएं। वर्चुअल लैंड खरीदने बेचने में बढ़ रही लोगों की दिलचस्पी। बुलेट पॉइंट्स के बाद इस सेगमेंट में बात करेंगे दो अहम विषयों की। पहली ये कि अप्रैल से नया वित्त वर्ष लागू हो चुका है, तो ऐसे में रियल एस्टेट में क्या कुछ बदला है, होम बायर्स को कौन सी बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है, और दूसरी बात कि दिल्ली हो या मुंबई या फिर कोई और शहर, देश भर में लाखों इमारतें ऐसी हैं जिनमें ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और सीसी यानी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है और लोग रह रहे हैं। ओसीसीसी हासिल करने की जिम्मेदारी किसकी है और इसके बिना रहने में क्या कुछ नुकसान है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर रुख साफ किया है। समझेंगे पूरी डिटेल। हमारे साथ मौजूद हैं वेंकट राव, फाउंडर इंटीग्राट और लीगल एडवाइजर यूपी रेरा। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि ये बताइए, 1 अप्रैल से काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं। होम बायर्स के लिए और कौन सी बातें हैं ध्यान रखने वाली जो कि रियल एस्टेट में उनके ऊपर असर डाल सकती हैं? देखिए, सबसे मेजर बातें हैं, जब जैसे हमने अभी बजट सेशन में बजट आने के बाद भी हमने काफी डिस्कशंस की हैं। इस साल 1 अप्रैल के आगे चलते 1.5 लाख तक की जो छूट होती थी, जो अपने टैक्स के डिबेट होता था, वो खत्म हो रही है पहली बायर्स को। और दूसरे जो सबसे अहम बात यह है कि 80EE के तहत जो हमें बेनिफिट मिलती थी टैक्सेशन में घर खरीदारों को, वो भी टैक्स खत्म होने की संभावना है। 2 लाख तक की जो इंटरेस्ट की छूट, वो एक रेस्ट्रिक्टिव छूट थी जिसकी काफी उम्मीद थी बढ़ेगी, वो नहीं रही है। तो नेचुरली ये एक बदलाव रहेंगे आगे चलते हुए। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पे काफी इम्पैक्ट रहेगा इनका। बट ओवरऑल अगर मार्केट देखेंगे, वो इम्प्रूव होता नजर आ रहा है। अभी भी आपको एक अपॉर्चुनिटी है जो बायआउट के लिए। जो टैक्सेशन में हमें थोड़ी बहुत जो छूट मिली थी, वो खत्म हो रही है। बट मेरा मानना है कि इन स्पाइट ऑफ दैट काफी प्राइसेस मॉडरेट है, इसलिए काफी रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी नजर आएगी। राव साहब, ओसीसीसी पर हमने कई प्रोग्राम किए हैं, होम बायर्स को जागरूक करने की कोशिशें की हैं, लेकिन अब भी देश भर में बड़ी संख्या में ओसीसीसी को लेकर गंभीरता नहीं दिखती है। बिल्डर्स बिना ओसी के पोजीशन दे देते हैं और बाद में होम बायर्स इसका नुकसान झेलते हैं। तो क्यों ओसीसीसी जरूरी है? इसके बिना क्या कुछ नुकसान है? देखिए, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट दो डिफरेंट सर्टिफिकेट्स है। एक प्रोजेक्ट जो कि कोई भी बिल्डर बनाता है, अगर वो ग्रुप हाउसिंग हो या बिल्टअप हो, उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट उसको लेने की आवश्यकता है। वो इसलिए
है कि वो जो बिल्टअप बनाता है, यानी कि जो बिल्डिंग बनाए या कोई फ्लोर्स बनाए हैं, वो ऑक्यूपाई करने से पहले उनको गवर्नमेंट यानी कि जो स्टैट्यूटरी बॉडी है वो सर्टिफाई करता है कि ये जिन प्लान्स के तहत बनी है, जो प्लान्स अप्रूव हुए हैं उसी के तहत ये बिल्डिंग फाइनली बिल्डर ने बनाया है या नहीं। ये जिम्मेदारी, इस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट को लेने की जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल प्राइमरली बिल्डर की है। अब अगर मैं कहूँ एक कॉम्प्लेक्स में, एक पूरे प्रोजेक्ट में अगर 10 बिल्डिंग्स है, कहीं कहीं अपने पूरे देश में डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रूवल प्रोसेसेस हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर बात करें बिल्डिंग वाइज भी आपको कंप्लीशन मिलती है, ऑक्यूपेशन मिलती है। तो बिल्डर बिल्डिंग वाइज ऑक्यूपेशन लेता है और उस पर्टिकुलर बिल्डिंग जिनका ऑक्यूपेशन हो जाता है उसमें हैबिटेशन के लिए सर्टिफाई हो जाता है। बट ओवरऑल अगर जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्ट, अगर मान लीजिए पूरा प्रोजेक्ट अगर 10 टावर्स का है, तो एक इसके अलावा प्रावधान ये है कि पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन लेना आवश्यक है। अब पूरा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन में क्या इंक्लूड होता है, वो कैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से डिफरेंट है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ उस बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग की बात हम, जिस टावर की बात कर रहे हैं उसकी बात करता है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद आता है कंप्लीशन पूरा प्रोजेक्ट का, जिसमें अपार्ट फ्रॉम सिर्फ ये 10 टावर ही नहीं, अगर कोई और ऑब्लिगेशंस है उसके, इंक्लूडिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कुछ यूनिट्स देने हो, या किसी और फैसिलिटीज और एमिनिटीज पूरे कंप्लीट होने हो, वो सारे मिनिमम इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, यानी कि सीवेज हो गया, टू इलेक्ट्रिसिटी हो गया, सब स्टेशन अगर बिल्ड करने हैं उनको, वो कंप्लीट हुआ। इन सब के होने के बाद पूरे प्रोजेक्ट का कंप्लीशन मिलता है। ये डिफरेंशिएशन है एक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट में। अब बात आती है अगर कहीं बिल्टअप है ही नहीं, यानी कि सिर्फ प्लॉटेड कॉलोनी है, तो वहां उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट या पार्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट के तौर पे मिलता है। वहां जरूरी नहीं है कि उनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी लेना हो, क्योंकि वहां कोई बिल्टअप नहीं रहता, बट कंप्लीशन लेना पड़ता है। कंप्लीशन रिलेट्स टू इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, जिसके तहत उसने वो पर्टिकुलर लाइसेंस या अप्रूवल लिया है। अगर मैं स्ट्रिक्टली कहूं, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग ऐसी बनी है जिसमें एक टावर ही सैंक्शन नहीं है या एक फ्लोर ही सैंक्शन नहीं है, आपने खरीद लिया, आपको पता नहीं है, आपको ऑक्यूपेशन के बगैर आप चले गए, बाद में पता चला वो यूनिट ही नहीं, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर ही बना दिया गया है, तो वो बिल्डिंग प्लान से कंप्लीटली वेरिएंस में है, और आपका सब्सिक्वेंटली एक्शन लिया जा सकता है कि वो बिल्डिंग का उस पोर्शन को तोड़ा जाए या उस पोर्शन पे किसी भी तरीके का एक्शन लिया जाए। इन सब पे आप भी भागीदार और जिम्मेदार हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप वैसे देखेंगे, आप सर्टिफाइड जब तक वो बिल्डिंग नहीं होती, मैं अनसेफ बिल्डिंग में या अनसर्टिफाइड बिल्डिंग में कैसे मूव कर जाऊं। दो महाराष्ट्र में हमने कहीं कुछ जगहों पे देखा ये भी है कि अगर आप ले लेते हैं तो वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने की जिम्मेदारी होम बायर पे आ जाती है, वो ले ले, बट प्राइमरीली वो उस सिचुएशन में पॉसिबल है जब एक कंसर्न के थ्रू जाके वो साथ साथ लिया है। बिल्डर एब्सॉल्व नहीं हो सकता है कि मैं ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लूं। राव साहब, कई जगह बिल्डर होम बायर्स या सोसाइटी पर ओसी और सीसी की जिम्मेदारियां मढ़ने की कोशिशें करते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, जो कानूनी प्रक्रिया है, कानून क्या कहता है ओसी सीसी को लेकर? देखिए, कई रेरा तो खैर वेरी क्लियरली, अब रेरा आने के बाद इवन मोम्फा जो महाराष्ट्र में रहा है उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी सीसी और ओसी लेने की बिल्डर की है, और बिल्डर ही उसको कंप्लीशन और ऑक्यूपेशन लेके देगा बायर्स को, उसके बाद ही वो इनफैक्ट ऑफर ऑफ पोसेशन भी देगा। अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कई बार, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने तो कई बार ये रिटरेट किया है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने की जिम्मेदारी जो है वो बिल्डर की है। और इनफैक्ट कंज्यूमर मैटर में अभी ऑफ लेट बहुत रिसेंटली एक स्मृति की जजमेंट आई है, महाराष्ट्र की है, जिसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट अभी जनवरी में आई है। वो आप देखेंगे कि उसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बिल्डर ने लेना था, वो ले नहीं पाया या नहीं लिया है कई सालों तक। 96-97 का मैटर है ये, कई सालों तक नहीं लिया है। आज उन्होंने कंज्यूमर फोरम में डाला था, एनसीडीआरसी ने उस मैटर को रिजेक्ट किया गया था कि ये क्योंकि लिमिटेशन के बियॉन्ड है, कई साल हो चुके हैं, लोग वहां ऑक्यूपाई करके रह रहे हैं। लेकिन जो एसोसिएशन है वो गया एनसीडीआरसी पे, कहा कि भाई हमको इस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ना लेने की वजह से हमें काफी हायर टैक्सेस पे करने पड़े और हमें हायर चार्जेस देने पड़े वाटर
इत्यादि का। इसलिए जो है हमें इसमें कॉम्पेंसेट किया जाए। जो एनसीडीआरसी हैड सम अदर व्यू और बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेके उस ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी बिल्डर की है। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेता और नहीं देता वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस है और एक कंटिन्यूअस डेफिशिएंसी है, यानी कि आज तक भले ही वो 10 साल हुआ हो 12 साल हुआ हो, आज तक भी वो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कंटिन्यू हो रही है। इसलिए उन एसोसिएशन और उन मेंबर्स को बिल्कुल हक है कि वो किसी भी तरीके का नुकसान सहा हो, चाहे चार्जेस हो, कोई टैक्सेस उन पे इम्पोज हो एडिशनली बियॉन्ड ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के डेफिशिएंसी की वजह से, उनका पूरा भुगतान करने का जिम्मेदारी बिल्डर पे है। बिल्कुल, ये अहम बात कही आपने कि 1 अप्रैल से जो बदलाव हुए हैं उन पर होम बायर्स को किस तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर ग्राहकों को और ज़्यादा गंभीर होने की ज़रूरत है। यदि आप भी अपनी इमारत में इन ज़रूरी मंजूरियों के बिना रह रहे हैं तो बिल्डर से ओसीसीसी के लिए बात करें ताकि तमाम कानूनी पचड़ों में फंसने से बच सकें। तो रियल ट्रेंड्स के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे एक और रियल ट्रेंड्स का, जिसमें हम बात करेंगे कंज्यूमर सेंटीमेंट की। नरेटको और हाउसिंग.com ने एक कंज्यूमर सेंटीमेंट का सर्वे किया है। उस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आ रहा है, कैसा मार्केट आगे रियल एस्टेट का दिखाई दे रहा है, होम बायर्स का मूड क्या कुछ कहता है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं दीपक यादव। और अब रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। प्रॉपर्टी सेक्टर में ग्राहकों का मूड कैसा चल रहा है, वो किस तरह की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, निवेश और घर की खरीदारी को लेकर किन बातों पर फोकस कर रहे हैं, इन बातों पर समय समय पर सर्वे और रिसर्च होती रहती है। हालिया सर्वे किया है डेवलपर संगठन नरेटको और ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल हाउसिंग.com ने। तो क्या कुछ निकल कर आया इस सर्वे में, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं अंकिता सूद, रिसर्च हेड हाउसिंग.com। बहुत बहुत स्वागत है अंकिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए जी बिजनेस पर। आपके सेंटीमेंट सर्वे का डेटा क्या कहता है, सबसे पहले तो ये बताइए क्या कुछ इनपुट निकल कर आ रहे हैं। जी, फर्स्टली थैंक यू दीपक जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यहाँ आके आपसे डिस्कस करना हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। ये जो हमारी कंज्यूमर सेंटिमेंट आउटलुक रिपोर्ट है, ये एक हाफ ईयरली रिपोर्ट है जो हम नरेटको के साथ मिलकर करते हैं। इसमें हम कंज्यूमर्स या पोटेंशियल होम बायर्स के जो सेंटिमेंट्स हैं आने वाले 6 महीनों के लिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनको गेज करने की कोशिश करते हैं। इस रिपोर्ट से हर हाफ ईयरली में हमें ये पता चलता है कि कंज्यूमर की सोच किस तरफ जा रही है, वो क्या प्रेफर कर रहे हैं। अगर मैं इस हाफ के कंज्यूमर सेंटिमेंट आउटलुक की बात करूं तो अनलाइक पैंडेमिक, कंज्यूमर्स आर मोर पॉजिटिव रिगार्डिंग दी सारी इकोनॉमी को लेके और स्पेसिफिकली अपनी इनकम स्टेबिलिटी को लेके वो पॉजिटिव जोन में है। अगर हम ये रिजल्ट्स 2020 से कंपेयर करें तो इनमें डेफिनेटली अपटिक आया है। 79% हमारे होम बायर्स ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में काफी सुनिश्चित भाव रखते हैं। अनदर पॉइंट जो हमारी रिपोर्ट में निकल के आया है, जो अभी सब मार्केट में भी बात कर रहे हैं, होम बायर्स रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री देख रहे हैं। अब कंटिन्यूसली हमें दिखता है कि हर सिटी में रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है राइट नाउ, पर होम बायर्स आर गोइंग टू बी लुकिंग एट रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री एज वेल। इसके साथ साथ डिजिटल में कैसे वो कंफर्टेबल हो गए हैं, पैंडेमिक से जो एक्सेलरेशन आया है डिजिटल में। इन सब चीजों को मिला के हम देख सकते हैं कि आगे 6 महीनों में ट्रेंड्स किस तरफ जाने वाले हैं। अंकिता जी, आपके सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि ग्राहक फ्लेक्सी पेमेंट प्लान और डिस्काउंट वाली प्रॉपर्टी ज़्यादा देख रहे हैं। तो वहीं इसी सर्वे में ये भी कहा गया है कि अगले 6 महीनों में हाउस प्राइस बढ़ सकते हैं। क्या ये विरोधाभास नहीं है और इसका हाउसिंग मार्केट में कैसा असर पड़ता देख रही हैं आप? देखिए, विरोधाभास तो नहीं है। कंज्यूमर या होम बायर कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, उसको हमेशा ही डिस्काउंट्स चाहिए रहेंगे। जितना भी बचा सकते हैं, हमें हमेशा डिस्काउंट्स पसंद होते हैं। वो अपना एक सेंटिमेंट एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा कंज्यूमर्स आर वेरी अवेयर
वो देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है। आप देखिए स्टील के प्राइसेस, सीमेंट प्राइसेस, आपकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डेवलपर की 400 से 500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट बढ़ चुकी है। सो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर को ये पता नहीं है, पर अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसका डिमांड पे अक्रॉस सिटीज थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा। अंकिता जी, आपकी रिपोर्ट के मुताबिक 47% ग्राहक निवेश के तौर पर सोना, शेयर बाजार और दूसरे साधनों के बजाय रियल एस्टेट को प्राथमिकता दे रहे हैं। रियल एस्टेट में कहां निवेश हो रहा है? डायरेक्ट हाउसिंग में, कमर्शियल सेगमेंट में या फिर रीट्स में? दूसरे विकल्पों के मुकाबले बीते वर्षों में रियल एस्टेट में आरओआई कैसा देखने को मिला है, रिटर्न कैसा देखने को मिला है? अगर हम इसे प्योर प्ले इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को देखें तो ऑब्वियसली हमें पता है रेजिडेंशियल में रिटर्न्स नहीं आए हैं। 2013 ऑनवर्ड्स प्राइसेस एब्सोल्युटली क्लोज रेंजेस में है, ज्यादा ग्रो नहीं किए हैं ओवरऑल सिटी पे देखा जाए। हाउएवर की लोकेशंस हर एक सिटी में प्राइसेस डेफिनेटली बढ़े हैं, और वो भी वो लोकेशंस हैं जहां पे रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ज्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे है कि एंड यूजर घर खरीदना चाह रहा है। सो 47% ऑफ द प्रोस्पेक्टिव होम बायर्स का मानना है कि रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। नाउ आरओआई भले ना मिले, पर पिछले 2 साल में पैंडेमिक के कारण जो एक घर खरीदने का एक सेंटिमेंट है वो काफी रिवाइव हुआ है। 47% पोटेंशियल होम बायर्स का मानना है कि रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, इट्स अ लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट। एंड यूजर है, इन्वेस्टर्स मार्केट में नहीं है, मोस्टली एंड यूजर मार्केट है। सो ट्रस्ट फैक्टर डेफिनेटली है। रेरा आने के बाद काफी चीजें सुधरी हैं। हाउएवर बिकॉज ये एंड यूजर है, आप और मैं घर खरीद रहे हैं, हमें घर चाहिए जो सामने हो क्योंकि हमें रहना है। इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट। आपको रहना है तो आप 4 साल वेट करेंगे या आपको अभी रहना है? सो क्योंकि ये एंड यूजर है, रेडी टू मूव इन, दैट्स व्हाई काफी डिमांड में है इस टाइम मार्केट में। और डेफिनेटली ट्रस्ट फैक्टर भी है। जीएसटी ऑफ कोर्स बढ़ता है। फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव, आप एंड यूजर हैं तो आप जितना बचा सकते हैं आप कोशिश करते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव है। सो दोज आर द फैक्टर्स। यानी ट्रस्ट फैक्टर रियल एस्टेट में लगातार बना हुआ है और इसको और बल मिलता है ऐसी घटनाओं से जो बीते कुछ वक्त में एनसीआर में देखने को मिली हैं। हाल ही में सुपरटेक, लॉजिक्स ग्रुप जैसी कंपनियां भी अम्रपाली जेपी की रेस में शामिल हो चुकी हैं, यानी दिवालिया हो चुकी हैं। ऐसे में 57% घर खरीदार अगर तैयार प्रॉपर्टी का रुख कर रहे हैं तो यह हैरानी की बात नहीं है। लेकिन एक बात जो थोड़ी हैरान करने वाली है वो ये कि अगले 6 महीने में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने की आशंकाओं को बल मिल रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के भाव आसमान छू रहे हैं। प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। आपकी कोई राय या सुझाव हो तो हमें जरूर लिखिए। आप हमें ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी जगत की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।